ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रदूषण को नियंत्रित करने की बाध्यकारी सीमाएं बताई गई, बाइंडिंग लिमिट्स बताई गई जो उनको पूरा करना जरूरी है। किसी के लिए कहा गया कि 8% कटौती करेंगे, किसी के लिए 6% कटौती करेंगे, किसी के लिए 5%, किसी के लिए 6%। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कटौती के बाध्यकारी लक्ष्य दिए गए और जिसमें कॉमन बात ये थी कि 97 में हम ये बात कह रहे हैं और आप लोग 2008 से 2012 के बीच में इतना टाइम दिया गया। 97 में प्रोटोकॉल हुआ और विकसित देशों, औद्योगिकृत देशों के लिए कहा गया कि आप लोग 2008 से 2012 के बीच में उतने समय तक एक काम करिए कि जो आपके यहाँ CO2 वगैरह के एमिशन उत्सर्जन हो रहे हैं आज 97 में, उनको 1990 के लेवल तक ले आइए। यानी कि 1990 में आपके यहाँ इनके उत्सर्जन के जो मानक थे, जो लेवल्स, जो स्तर थे, उन पर ले आइए। 97 आज है और आपको हम टाइम कितना दे रहे हैं? 2008 से 2012 के बीच में। तो इसके आधार पे, इस फार्मूले के आधार पे अलग अलग देशों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए कि किस देश को कितना कंट्रोल करना चाहिए। अब जैसे यूरोपियन यूनियन थी, उसके लिए 8% ग्रीन हाउस गैसेस को नियंत्रित करने का लक्ष्य बताया गया। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, इनके लिए क्रमशः 7% और 6% कटबैक, कटौती का लक्ष्य बताया गया। कई और दूसरे देश थे, रशिया, यूक्रेन, जिन्होंने वादा किया कि हम 2008 से 12 के बीच में अपने यहाँ के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लेवल को 1990 तक भी, हमारे यहाँ जो लेवल था वहाँ तक ले आएंगे। तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल। इतनी बड़ी बात यहाँ पर हुई। इस प्रोटोकॉल में यहाँ पर जो बात हुई, इसके अंतर्गत ये महसूस किया गया। एक और ख़ास बात मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, क्योटो प्रोटोकॉल ही वो पहली बात थी जहाँ पर एफॉरेस्ट्रेशन, वनों को लगाने के महत्व को बताया गया था और कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली CO2 को कंट्रोल करने के लिए वनों को ज़्यादा से ज़्यादा देशों को लगाना चाहिए। एफॉरेस्ट्रेशन की जो पॉलिसी हमको इंडिया और वर्ल्ड ओवर मिलती है, ये पॉलिसी क्योटो प्रोटोकॉल के ही प्रोविज़न के बाद शुरू होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल में माना गया कि जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो ट्रीज़ CO2 के नेचुरल ऑब्जर्वर्स होते हैं। वो बड़े प्राकृतिक रूप से, पेड़ प्राकृतिक रूप से CO2 के अवशोषक होते हैं। तो ये जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स वगैरह बनाए गए, इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ने एक बात को महसूस किया कि जो भी देश, यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने की बाध्यकारी सीमाओं से मुक्त रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत और यूनाइटेड नेशंस की भी यह मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, उसका कारण मुख्य रूप से विकसित देशों की आर्थिक क्रियाएं हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ हैं। वो समृद्ध और संपन्न देश रहे हैं
उन्होंने सालों तक विश्व के पर्यावरण को खराब किया है। अब पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पर, प्रदूषणकर्ता कर का भुगतान करे के आधार पर उन्होंने समस्या बढ़ाई है, तो समस्या के समाधान में उनको ही आगे आना चाहिए। कारण ये है, एक तो उन्होंने समस्या बढ़ाई है और दूसरे उनके पास अपनी सामान्य आवश्यकताओं और समस्याओं को पूरा करने के बाद संसाधन मौजूद हैं और एनवायरमेंटल क्वालिटी लग्जरी गुड है। वो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल क्वालिटी को, समस्याओं को, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त धन खर्च कर सकते हैं। और चूंकि विकासशील देशों के पास, ये बात मैं 1997 की कह रहा हूँ, याद करिए, और विकासशील देशों के पास यूनाइटेड नेशंस का कहना है, उनके पास अपनी गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमताएं, अंतर्राज्यीय असमानताएं और दूसरी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हीं को पूरा करने के लिए उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं इन्हीं समस्याओं को पूरा करना है। ऐसे में हम उनको ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने की बाध्यकारी सीमाएं देने की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा जब भी हम करेंगे तो उसके लिए हमको एडवांस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करनी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त लागत आएगी और ये लागत, अतिरिक्त लागत को उठाने की स्थिति में ये देश नहीं है। अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल में जो बाध्यकारी सीमाएं थी वो विकसित देशों के लिए तो रखी गई, औद्योगिकृत देशों के लिए तो रखी गई, लेकिन विकासशील देशों को उससे मुक्त रखा गया, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब इससे मुक्त थे। इनके लिए कोई बाध्यकारी सीमाएं नहीं बताई गईं और बाद में यही बातें इस क्योटो प्रोटोकॉल को कमज़ोर करने के कारण भी बने। प्रोटोकॉल में महसूस किया गया कि जो इस तरीके के देश हैं जिनको कि इस तरीके की बाध्यकारी सीमाओं को पूरा करना है, उन देशों को अगर बाध्यकारी सीमाओं को पूरा करना होगा तो उनको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, कंट्रोल टेक्नोलॉजी बेटर करनी होगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो एक सहायता के लिए इस बात को याद करिए, ध्यान रखिए, इस सहायता के लिए क्योटो प्रोटोकॉल ने एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म का सुझाव दिया। क्योटो प्रोटोकॉल सजेस्टेड ए फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। उसने एक लचीली प्रणाली का सुझाव दिया और लचीली प्रणाली के अंतर्गत उसने 3 तरीके के प्रावधान बताए। पहला प्रावधान इस बात से संबंधित था कि जिन देशों को अपने यहाँ उत्सर्जन के बताए गए लक्ष्यों को पूरा करना है, अगर उनको उन लक्ष्यों को पूरा करने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो बचे हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो उत्सर्जन के अधिकार खरीद सकते हैं, पोल्यूशन परमिट्स को परचेज कर सकते हैं। और जिनके पास जो उत्सर्जन के लक्ष्य हैं, अगर वो उससे ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा परमिट्स को बचा के रखें और उसको बेच सकते हैं। ये देखिए, जो ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट की स्कीम थी, कैप एंड ट्रेड, ये वो बात आ गई। मैं एक देश हूँ, मुझको कहा गया इतना कंट्रोल करना है और मैंने इससे ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया ना कि मैंने अगर एक्स्ट्रा कंट्रोल किया तो मेरे पास कुछ सरप्लस है। दूसरा, उसको इतना परमिटेड था, इतना लाइसेंस था, लेकिन उसका पोल्यूशन ज़्यादा है। अब उस देश को लगता है कि अगर इसको कंट्रोल करके यहाँ तक लाए तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, बेटर होगा कुछ खरीद लें।
जो ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट का सिस्टम था वो अब यहाँ ऑपरेट हो गया। यानी कि फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के अंतर्गत पहली जो बात सजेस्ट की गई वो ये है, दैट इज यू कैन बाई एंड सेल एमिशन परमिट्स। कोई फर्म राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पोल्यूशन परमिट्स हैं उनको बेच सकती है और ख़रीद सकती है। और चूंकि मामला ये संबंधित था ग्रीन हाउस गैसेस से, और ग्रीन हाउस गैसेस में भी मामला मुख्यतः संबंधित था CO2 से, इसलिए बात जिस पर आ गई वो हो गई कार्बन परमिट की। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो सुनते हैं उसको हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग? कार्बन ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन राइट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट, यूरोप का सबसे बड़ा बाजार, एशियन मार्केट। जिस तरीके से शेयर के बाज़ार होते हैं, अन्य वस्तुओं के बेचने और ख़रीदने के बाज़ार होते हैं, उसी तरीके से पोल्यूशन राइट्स को भी बेचने और ख़रीदने के बाज़ार होते हैं। और जब पोल्यूशन राइट कार्बन से एसोसिएटेड हो और परमिट कार्बन से संबंधित हो तो ये कार्बन परमिट को बेचने और ख़रीदने से संबंधित बाज़ार होगा। इसको हम कार्बन मार्केट कहेंगे, और इसमें जो परमिट की बेच और ख़रीद हो रही होगी उसको हम कार्बन ट्रेडिंग कहेंगे। सो कार्बन ट्रेडिंग इन द कार्बन मार्केट ये हो सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल ने फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म में पहली बात ये बताई। दूसरी बात क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो बताई गई फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म में वो थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। और CDM के अंतर्गत कोई भी जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ को हम 3 कैटेगरीज में क्योटो प्रोटोकॉल में बांटा गया। एनेक्सर 1 कंट्रीज़, एनेक्स 1 कंट्रीज़। एनेक्स 1 कंट्रीज़ में वो देश थे जो विकसित या औद्योगिकृत देश थे और जिन देशों के लिए 1990 के स्तर तक उत्सर्जन को घटाने की बाध्यताएं तय की गई थी। एनेक्स 1 कंट्रीज़। एनेक्स 2 कंट्रीज़ में, एनेक्सर 2 कंट्रीज़ में वो देश थे जो पहले ही प्रकार के देशों का एक दूसरा, यानी कि एनेक्स 1 कंट्रीज़ का एक सब ग्रुप था, एक छोटा ग्रुप था। और इसमें उन देशों को रखा गया था जिन देशों को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि अगर वो खुद अपनी बाध्यकारी सीमाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, तो विकासशील देशों की मदद से उसको घटा लें। अगर आप खुद अपनी बाध्यकारी सीमाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, तो विकासशील देशों की मदद से उसको घटा लें। एनेक्सर 2 कंट्रीज़, ये भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये एक सब ग्रुप था एनेक्सर 1 कंट्रीज़ का। और तीसरा ग्रुप था नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज़, नॉन एनेक्स कंट्रीज़। नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में जो देश थे वो विकासशील देश थे। CDM के अंतर्गत, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के अंतर्गत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो दूसरी बात सुझाई गई, यह इस बात को बताती है कि अगर कोई एनेक्स 2 कंट्री, विकसित देशों में से अगर कोई ऐसा देश जो एनेक्स 2 के अंतर्गत आता है, जो खुद इतना समर्थ नहीं है कि अपनी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को घटा सके, तो वो एक काम कर सकता है, वो विकासशील देशों में, यानी कि जो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हैं, उन देशों में, उनकी परियोजनाओं में अपनी तकनीक और अपने पैसे को लेकर निवेश करे। किस में निवेश करे? ऐसी परियोजनाओं में जो पर्यावरणीय सहायक हैं,
स्पेसिफाइड है और उससे जो कार्बन क्रेडिट अर्न हो वह उनसे ले ले और उसको लेकर अपनी बाध्यकारी सीमाओं को संतुष्ट करने का काम करे। CDM वो मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत एनेक्स 2 कंट्री, नॉन एनेक्स 2 कंट्री मतलब डेवलप्ड कंट्री, नॉन एनेक्स कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्री में आकर प्रोजेक्ट में निवेश करती है, तकनीक लाती है, पैसा लगाती है, उससे कार्बन का उत्सर्जन घटता है और जितना घटता है उससे जो कार्बन क्रेडिट अर्न होता है वह वो ले लेती है जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तीसरी मैकेनिज्म जो बताई गई वो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, जिसके अंतर्गत एक विकसित देश एक दूसरे विकसित देश में निवेश करता है अपनी, जिससे कि वह कार्बन या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमाण पत्रों को खरीद सके, बचा सके और अपने टारगेट्स को पूरा कर सके। CDM और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस ये है, CDM के अंतर्गत कोई विकसित देश जो एनेक्स 2 का भाग है वो नॉन एनेक्स कंट्री यानी कि विकासशील देश में प्रोजेक्ट लगाता है, जबकि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कोई विकसित देश एक दूसरे विकसित देश में ही प्रोजेक्ट लगाता है। जैसे विकसित देशों में यूक्रेन, रशिया वगैरह के जो एरियाज़ हैं वो इस तरीके के हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाना पॉसिबल है, जहाँ पर एमिशंस कम है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच की ही बात करेंगे तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसे होंगे जो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में कार्बन क्रेडिट अर्न करने के प्रोजेक्ट्स लगाना चाहेंगे जिन देशों में उत्सर्जन कम है। सो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन from developed country to another developed country. So this is the difference between joint implementation and CDM. तो तीन तरीके की फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म हमारे सामने बड़ी स्पष्ट आ जाती है। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल ने बताई वो 3 तरीके की, पहला कार्बन ट्रेडिंग, दूसरा CDM, तीसरा ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ही ये प्रावधान शुरू होते हैं 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी धीरे धीरे अंत की ओर आती है, 21वीं शताब्दी शुरू होती है और उसके साथ साथ 2 डेवलपमेंट होते हैं। एक डेवलपमेंट वो था जो पूरे विश्व में कार्बन ट्रेडिंग के मार्केट को शक्ति देता है, बढ़ाता है और प्रोग्रेस करता है। जो पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर आपको मैंने ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट का बताया था कल, उसका पूरा प्रभाव बढ़ जाता है जैसे ही 1997 में व्यवस्था आती है। चूँकि प्रोटोकॉल ये बताता है कि 2008 से 12 के बीच में विभिन्न देशों को अपने बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करना है, इसलिए कंट्रीज़ इसको कंट्रोल करने के काम में लग जाती है और कार्बन ट्रेडिंग का पूरे विश्व में जो मार्केट है, जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, इसका महत्व लगातार बढ़ता जाता है और ये बढ़ता है और ये 2012 तक रहता है, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल का आज की तारीख में फर्स्ट फेज़ कहते हैं। फर्स्ट फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि 2008 से 12 का समय जब आता है और 2012 की जब COP होती है, तब जो विश्व के विभिन्न देश हैं वहाँ ये महसूस करते हैं कि जो उनको बाध्यकारी सीमाएं दी गई थी, जो टारगेट दिए गए थे, उन पर अमल नहीं हुआ, उन पर काम नहीं हुआ और वो टारगेट अचीव नहीं हुए। 97 में 2008 से 12 के बीच के लिए जो लक्ष्य दिए गए थे, COP 2012 की जब होती है तो पाया जाता है वैसा नहीं हुआ। कारण ये है कि जैसे ही USA को ये पता चलता है कि जो
विकासशील देश हैं इनको बाध्यकारी सीमाओं से अलग हटाया गया। तो यूएसए का एक अपना सोचना होता है कि अगर इंडिया और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को बाध्यकारी सीमाओं में नहीं रखा गया तो उनको कंट्रोल नहीं करना होगा, तो उनकी कंट्रोल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो उनके खर्चे नहीं बढ़ेंगे, तो उनके प्रोडक्ट और उनकी एफिशिएंसी टेक्निक ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी वर्ल्ड मार्केट में, और उनको इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा एज मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमारे प्रोडक्ट यानी कि अमेरिका, हमारे प्रोडक्ट भारत और चीन के प्रोडक्ट की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हमको टारगेट पूरा करने में टेक्नोलॉजी को एडवांस करना होगा, और अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी इन्वायरमेंट के कंसर्न में तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कैसे रहेगी। दूसरा दबाव यूएसए के लिए अपने यहाँ की जो इनर बिजनेस लॉबी है उसका भी, कि भाई हम कैसे बिजनेस करेंगे, यूएसए के बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेंगे। अगर इंडिया और चाइना जैसे बड़े विकासशील देशों के बिजनेसमैन इस प्रतियोगिता से अलग रहेंगे तो उनको तो एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं, इनर कंसिडरेशंस रिगार्डिंग बिजनेस एंड ट्रेड वगैरह वगैरह, तो यूएसए को ये लगा कि नहीं, इस पूरे मामले में हम एक बड़े प्रभावशाली देश हैं और हमको भी अगर कंट्रोल करना पड़ता है तो हमारे यहाँ के बिजनेस लॉबी को भी नुकसान है। तो ये बात तो विकासशील देशों के फेवर में चली जाएगी, स्पेशली इंडिया एंड चाइना, तो हमको इसका पार्ट होने में कोई बहुत लाभ नहीं है। एंड व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली, जो क्योटो प्रोटोकॉल था बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वीटो हो जाता है। एक सिचुएशन ये आती है कि जैसे ही बुश एडमिनिस्ट्रेशन से वीटो लगता है तो बात ये आती है कि भाई हम इस क्योटो प्रोटोकॉल के अब पार्ट नहीं हैं, हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं, जिसको जो जैसे रहना है वो अपना रहे, कार्य करे। नाउ आई एम नॉट अ लॉन्गर मेंबर ऑफ दिस प्रोटोकॉल। इन मार्च, आई करेक्ट, इन मार्च 2001, मार्च 2001 में जो नया बुश प्रशासन था, मार्च 2001 में जो नया बुश प्रशासन था उसने पूरी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे देशों के ऊपर छोड़ दिया कि अब इसका भविष्य क्या होगा क्या नहीं। इस बात ने, इस क्योटो प्रोटोकॉल में जो नियम बनाए गए थे 97 में और उसमें जो प्रगति हो रही थी, उस पूरी भावना और प्रयासों को एक बड़ा धक्का पहुंचाया। धक्का इसलिए पहुंचाया कि एक इतना बड़ा शक्तिशाली देश अगर इससे अलग हो जा रहा है तो बाकी देश मिलकर प्रयास करें तो क्यों करें, क्यों? जो अलग हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम है जो ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो अमेरिका अगर इससे अलग होके चुप बैठना चाहता है और बाकी लोग अगर प्रयास भी करते हैं और उससे कुछ सुधार भी होता है तो सुधार का लाभ तो अमेरिका को मिलेगा। ये तो फ्री राइडर टेंडेंसी हो गई कि भाई मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा, जिसको जो करना है करे, लेकिन ये मैं जानता हूँ जो सब करेंगे अगर वो बेटर होगा तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, जैसे फ्री राइडर टेंडेंसी। तो भाई कौन फ्री राइडर टेंडेंसी को नहीं लेना चाहेगा? सारे देश लेना चाहेंगे। हर देश अब ये देखने लगा कि मैं खर्चा करूँ, मेरा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, फ्री राइडर अगर बेनिफिट होगा तो फ्री राइडर बेनिफिट तो दूसरा भी लेगा, तो फिर मैं क्यों इतने परेशान हूँ। बुश एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के इस एफर्ट ने क्योटो प्रोटोकॉल की जो भावना थी, जो एफर्ट था, जो इसकी सैंक्टिटी थी, इसको बहुत गहरा धक्का लगाया। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से 2008-12 यानी कि 2012 का जो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित COP हुआ 2012 में, वहाँ अब ये स्पष्ट महसूस कर लिया गया कि जो बाध्यकारी सीमाएं दी गई थी वो पूरी नहीं हुई। और यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का फेज़ 1 एंड होता है और वहीं पर
अब ये सोचा जाने लगा कि चलो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो अब कुछ नए तरीके से सोचा जाए। सीओपी ने 2012 में फिर ये बात को सोचने की बात शुरू की कि जो नहीं हो पाया वो अलग बात है, चलो अब नए तरीके से जो विश्व के देश हैं वो मिलकर सोचें, क्योंकि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको हमको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अब नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो बड़े विनाशकारी प्रभाव होंगे। टू रेस्ट्रिक्ट द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को रोकने के लिए, उसके तापमान के बढ़ने की गति को धीमी करने के लिए विश्व के देशों को मिलकर कुछ तय करना होगा। यहाँ से 2012 से शुरू होता है क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज, और यहाँ तब से लेकर आज तक हर सीओपी में बातें हुई हैं। प्रत्येक देशों ने ऐच्छिक रूप से अपने अपने तरीके से अपने अपने यहाँ उत्सर्जन को नियंत्रित करने की बातें कही हैं, उपायों की बातें की हैं, लेकिन जो भी कंट्रोल सबने बताया है वो ऐच्छिक है। किसी के लिए कोई बाध्यकारी सीमा नहीं है, कोई बाइंड्री कमिटमेंट नहीं है। हाँ, सबकी एक सहमति ज़रूर है कि हमको जो पृथ्वी है उसके औसत तापमान को, जो बढ़ने की गति है उसको धीमा करना है, उसी के लिए प्रयास करने। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो प्रोविजंस थे उनके कुछ डिटेल्स किस प्रकार से हैं।